क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। हार्डकोर बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 lakh divided into equity shares of rupees 10 each. Dev, the promoter of the company, made efforts to incorporate the company. The services rendered by him to incorporate the company is valued at 25,000, for which equity shares are issued to him at par. The company acquired a running business of Sumant for a consideration of 5,50,000 payable by issue of equity shares at a premium of 10%. The assets and liabilities of the business taken over are as follows. Pass journal entries and prepare balance sheet of the company showing shareholders funds. इसके अंदर कुछ एक टर्म आए हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये बताइए कि आप प्रमोटर से क्या मतलब समझते हैं? प्रमोटर उस आदमी को कहते हैं या उस पर्सन को कहते हैं, या प्रमोटर वो है जो किसी कंपनी को तैयार करता है। किसी कंपनी को बना रहे हैं, अगर आप जैसा अमित एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो अमित उस कंपनी के प्रमोटर कहलाएंगे। प्रमोटर का काम क्या है? जो आप बता रहे थे सारे काम वो करता है, इनिशिएट करता है, आइडिया देखता है, फिर उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी चेक करता है, फिर नेम और सारे प्रोसेस आपने पहले पढ़े हुए हैं इनकॉर्पोरेशन में। तो कुल मिला के हम यहाँ पर जो मतलब की बात रखते हैं वो क्या है कि वो कंपनी को फॉर्म करने वाला है, वो उसका फादर है, उसको फादर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। तो कंपनी को बनाने वाला, तैयार करने वाले व्यक्ति को हम प्रमोटर कहते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, ये एक दूसरा टर्म है जो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश का मतलब ये है कि आप शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं पर उसके बदले में पैसे नहीं ले रहे। आप पैसे लेने के बजाय कुछ और ले लेते हो, जैसे कि यहां पर इन्होंने क्या किया, एक चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया। और ये बिजनेस किसका था? सुमंत नामक व्यक्ति का था। और सुमंत नामक व्यक्ति का जो बिजनेस है, ये जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज आपको डिटेल्स दी हुई हैं, इस बिजनेस को जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उन्होंने ये बोला कि इस बिजनेस को टेक ओवर करने के बदले में हम 5,50,000 रुपीज पे करेंगे, और 5,50,000 भी जो पे करेंगे वो आपको इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पे करेंगे। तो शेयर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अदर देन कैश के टॉपिक में हम अंडरराइटर्स को इश्यू करते हैं। यहाँ पर दो ऐसे और पार्ट आ गए जिसमें हम शेयर्स अदर देन कैश में इश्यू कर रहे हैं। पहला तो ये कि जो प्रमोटर हैं उन्होंने पूरी कंपनी को बनाया, और कंपनी को बनाने के एवज में इतने सारे जो उसने मेहनत करी है, उस मेहनत के तौर पर, मेहनताना के तौर पर उसको 25,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कोई पैसा तो मिल नहीं रहा, हमने उसको क्या कर रहे हैं कि उसको जो प्रमोटर था उसको उसके सर्विसेज के बदले में हम पे कर रहे हैं। दूसरा, ये बिजनेस खरीद रहे हैं, तो बिजनेस खरीदने के बदले में हम उनको पे कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों में हमें पैसे देने चाहिए, पर पैसे देने के बजाय हम क्या उनको शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया फिर से अदर देन कैश, और दो तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक तो प्रमोटर्स को इश्यू करने हमने शेयर्स, और दूसरे हमने ये जो बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं उसके बदले में हमने शेयर इश्यू करने। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर जब बिजनेस टेक ओवर कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी हम चलता हुआ बिजनेस खरीद लेते हैं। मतलब ये कि रनिंग बिजनेस है और हमने उसको पैसे देके पूरा बिजनेस ऐसे ही ले लिया। यहाँ पर क्या होता है, केवल फर्क इतना सा पड़ जाता है, जो रियलिटी में फर्क पड़ता क्या है कि जो ऊपर बोर्ड लगा होता है वो उस कंपनी का या उस बंदे का हट जाता है, उस आदमी का नाम हट जाता है, उसकी जगह हमारी कंपनी का या हमारे बिजनेस का नाम आ जाता है। बाकी अंदर से सारा बिजनेस वैसे ही चलता रहता है, केवल नाम की तब्दीली हो जाती। अब हमारे नाम की या हमारे कंपनी के नाम की वहां पर बोर्ड लग जाएगा। उसका कारण क्या है कि अब हमने उसको खरीद लिया।
अंदर जितना भी काम जो चल रहा है वो सारे के साम वैसे ही होता रहेगा। जो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग वैसी हो रही थी, जो व्यापार चल रहा है सब कुछ, लोग भी, एम्प्लॉइज भी, सब सिस्टम लगभग वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर जब हमने बिजनेस टेक ओवर किया तो बिजनेस में उन्होंने हमें एसेट्स दी। एसेट्स में क्या था? कंप्यूटर्स थे, कुछ सेंट्री डेटर्स थे, फिर स्टॉक था, फर्नीचर था, ट्रेडमार्क्स थे। ये इतनी सारी चीजें उस बिजनेस से मिल रही हैं और हम किसका बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं? सुमंत का। दूसरी तरफ जब हम बिजनेस पूरा टेक ओवर कर रहे हैं तो हमारे पास लायबिलिटीज भी आ रही है। तो एसेट्स भी टेक ओवर करते हैं और हम लायबिलिटीज भी टेक ओवर करते हैं। तो कैसे हमने जर्नल एंट्रीज इसकी पास करनी है, ये अब हम आगे समझते हैं। सबसे पहले आप सारे लोग क्या करेंगे कि ये जितनी भी एसेट्स हैं, इन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीदने के लिए एक एंट्री पास करेंगे। देखिए, अब हम एंट्री जो पास कर रहे हैं वो हार्डकोर बिजनेस सॉल्यूशन जो एक नई कंपनी है उसके यहाँ पर हम एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो कैसे एंट्रीज पास करनी ये हम समझेंगे। मैंने ये जर्नल ड्रॉ कर लिया है। और एक छोटी सी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। वर्किंग ये करनी पड़ेगी कि आप जरा एसेट्स का टोटल करिए, देखिए कितनी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज कितनी है, ये टोटल बताइए। सब लोग साथ में करेंगे क्वेश्चन। एसेट्स का टोटल बताओ कितना है और लायबिलिटीज का टोटल बताओ कितना है। एसेट्स का टोटल आ रहा है 5,70,000 एंड लायबिलिटीज का सर आ रहा है 1,20,000। एसेट्स का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है, वर्किंग बना रहा हूं मैं, वर्किंग नोट। एसेट्स हमारे पास आ रही हैं 5,70,000 की और लायबिलिटीज कितनी आ रही हैं? 1,20,000 की। देखिए, अगर हम बात को समझें तो किसी का अगर हम बिजनेस ले रहे हैं उसमें से हम एसेट्स ले रहे हैं उससे 5,70,000, तो 5,70,000 की हमें पेमेंट करनी चाहिए। पर अगर वो हमें अपनी लायबिलिटीज भी दे देता है, लायबिलिटीज अब आप सोच रहे हो कैसे ले लेंगे। अब देखिए क्या है कि एक शॉप है, मान लेते हैं उसने सामान उधार लिया हुआ है, तो अब वो सामान उधार लिया हुआ है, आज से तो वो चले जाएगा, उसकी जगह पर हम बैठेंगे। तो जो उधार मांगने वाले हैं वो तो हमारे पास ही आएंगे, तो हम उसको ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे उधार का पेमेंट हम कर देंगे, इसलिए हम तुम्हारी लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहे हैं। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई 5,70,000 तो आपने एसेट्स दी और इसमें से 1,20,000 की आपके लायबिलिटीज का पेमेंट है। तो आपके पास से हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी 4,50,000 रुपीज। यानी कि आपके पास जो कंसिडरेशन वर्ड यूज करना चाहिए, जो हमको चीजें मिल रही हैं, जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 4,50,000 रुपीज का। अब ये बात समझ में आई कि नहीं, क्यों हमने लायबिलिटीज का अमाउंट काट लिया? क्योंकि भाई वो पेमेंट अब हम उसकी करेंगे। तो हमने बताया कि 5,70,000 आपके एसेट्स का बनता है, 1,20,000 लायबिलिटीज का कट जाने का, तो आपका 4,50,000 है। अब आपको एक बात और जो इसमें समझनी है, और ये डिबेंचर के चैप्टर में भी सेम ऐसे ही बिल्कुल होगा, इसी फॉर्म में यूज होती है। देखिए, जब हम किसी बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं हमेशा कि जितने रुपए का था हम उससे एक्स्ट्रा पे करें जितना पैसा बनता है, या उससे हम कम पे करें, लेस पे करें। अब जैसे कि 4,50,000 रुपीज हमारे उस बिजनेस की वैल्यू बनती है जो हमें देना चाहिए, पर आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि अभी अभी हम लोगों ने उनको ये बोला है कि हम आपको 5,50,000 देंगे। हम लोग यहाँ पे 1,00,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम आपको 4 लाख रुपए देंगे। अगर हम 4 लाख रुपए में बिजनेस ले रहे होते तो हमने यहाँ पर क्या था, 50,000 लेस पे कर रहे थे। तो दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि कभी कभी हम बिजनेस जब खरीद रहे होते हैं, कभी कम पेमेंट तय होता है या कभी ज्यादा पेमेंट होता है। अब देखिए, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी बिजनेस को खरीद रहे हैं और बिजनेस को खरीदते समय आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है
इस एक्स्ट्रा पेमेंट को हम लिखते हैं गुडविल। अब सवाल क्या होता है कि क्यों गुडविल लिखते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई अगर हमने बिजनेस को टेक ओवर किया है और हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो गुडविल की वजह से पे कर रहे हैं, ऐसे क्यों हम एक्स्ट्रा पे करेंगे? तो यहाँ पर सीधा सीधा नहीं लिखा होता, आपको खुद समझनी है बात कि अगर आप कोई 10 लाख का बिजनेस है और आप उसके लिए 15 लाख रुपए पे कर रहे हो, तो इसका मतलब जो 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, दैट यू आर पेइंग फॉर गुडविल। ये डिबेंचर्स के केस में भी ऐसे ही होगा। यानी कि कुल मिला के आपको हमेशा बात याद रखनी है कि जितने रुपए का बिजनेस टेक ओवर किया जा रहा है, अगर वो उसके कंसिडरेशन वैल्यू से ज्यादा, आप जितनी उसकी वैल्यू बनती है उससे आप ज्यादा कंसिडरेशन पे कर रहे हो, तो वो गुडविल कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि वो गुडविल अकाउंट में पेमेंट जा रहा होता है। और ठीक इसके विपरीत अगर आप उसको कम पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 4,50,000 की जगह पर हमने एक एग्जांपल लिया कि हम लोग अगर 4 लाख ही पे कर रहे होते हैं तो 50,000 हम कम पे कर रहे होते हैं। तो ये जो 50,000 हम कम पे कर रहे होते, ये 50,000 तब प्रॉफिट शो होता और इस प्रॉफिट को हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर। कैपिटल रिजर्व में लिखते इस प्रॉफिट को। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आपने पढ़ा हुआ है। जो नॉर्मल रूटीन के प्रॉफिट्स नहीं है, नॉन रिकरिंग नेचर के और कैपिटल आइटम्स के साथ में जो एसोसिएटेड प्रॉफिट होते हैं, उन प्रॉफिट्स को हम कैपिटल रिजर्व में रखते हैं। ऐसे ही आप शेयर फॉरफीचर के केस में भी पढ़ के आए, जो फॉरफिटेड शेयर्स का जो बैलेंस अमाउंट आपके पास होता है उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। तो अगर हम इसको रिकैप करें, समराइज करें, तो 2 लाइनें बनती हैं कि भाई अगर हम बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, कोई बिजनेस को खरीद रहे हैं और बिजनेस को खरीदने पर हम अगर उनको जितने पैसे बनते हैं उससे अधिक पैसे देंगे तो वो गुडविल कहलाएगी, या वो गुडविल अकाउंट में लिखा जाएगा, या ऐसे समझ लें वो गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हैं। पर अगर हम जितने पैसे बनते हैं उससे हम कम पैसे देंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है और वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे। यहां पर तो हम उनको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? गुडविल लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास एसेट्स आ रही हैं, कौन कौन सी हैं? कंप्यूटर्स, सन्ड्री डेटर्स। इन सारी एसेट्स को लेकर के हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, और आप भी मेरे साथ लिख लीजिए। तो पहली एंट्री जो होगी वो होगी कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट 20,000। फिर कंप्यूटर्स के बाद हम लोगों ने डेटर्स लिए। डेटर्स हैं सन्ड्री डेटर्स 2 लाख रुपीस के, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस। फिर इसके बाद आपने स्टॉक लिया 3 लाख रुपीस का, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीस। ये डेबिट क्यों हो रहा है? आपको याद रहना चाहिए, एसेट्स डेबिट आइटम है, डेबिट में ही लिखी जाती हैं। जब एक्वायर करी जाती हैं तब भी डेबिट में, अकाउंट भी डेबिट में, ब्रॉट डाउन भी डेबिट में। हाँ, अगर कोई एसेट को कैंसिल कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो उसको फिर सेल कर रहे हो तो वो कम करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। और वैसे भी दूसरा रूल यूज कर सकते हो कि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट्स आप ले रहे हो उन सारी एसेट्स के नाम आपको लिखने होंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर इसके बाद हम ले रहे हैं ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स अकाउंट डेबिट। इनका अमाउंट था 10,000 एंड 40,000। और अभी अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा पे करते हैं उसके लिए हम यह मान कर चलते हैं कि एक वो और अलग से एसेट है, और वो एसेट है गुडविल। तो हमें यहाँ पर गुडविल अकाउंट ओपन करना होगा। और आप लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा था, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था
कि गुडविल हमेशा बैलेंस शीट से राइट ऑफ होनी है, और एक एक्सेप्शन भी पड़ा था कि अगर हम पैसे देके, रुपए देके मार्केट में किसी से खरीद के लाते हैं तो फिर वो राइट ऑफ नहीं होगी। ये वाली बैलेंस शीट में गुडविल हुबहू को लिखी जाएगी अपनी कंपनी की। जब बैलेंस शीट बनेगी तो ये गुडविल बैलेंस शीट में लिखनी है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो हम खरीद के ला रहे हैं, हमने अपने मन मर्जी से थोड़ी ना बना के लिखी। वो जो सेल्फ जनरेटेड अपने आप अपनी मन मर्जी से आप बना के लिख देते हो, वो नहीं लिखनी है, कहने का मतलब ये। हाँ, अगर रुपए दिए, रुपए की जगह हमने यहाँ जैसे शेयर्स दिए तो वो भी रुपए ही का काम हो गया, शेयर्स देना, तो उसके बदले में रुपए मिलते, पर दिया तो है, कंसिडरेशन पे तो किया है। तो ये वाली जो गुडविल है ये बैलेंस शीट में शो करनी है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट्स, क्रेडिट द गिवर, कौन गिवर है? यहां पर है सुमंत। सुमंत से हम ले रहे हैं, और सुमंत से कितने रुपए में ले रहे हैं? हम लोगों ने एग्री किया कि वी विल पे यू 5,50,000 वर्थ, ये हमारा कंसिडरेशन है। और जब एसेट्स आपको पता है डेबिट है, तो जो लायबिलिटीज होंगी वो क्रेडिट होंगी। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और एक्सपेंसेस पेबल, दो लायबिलिटीज हैं, तो इनको हम क्रेडिट में लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंस पेबल। और इसका अमाउंट है आपका 1,20,000, 1,00,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। ये आपकी पहली एंट्री। कुल मिला के एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू जो वेंडर है जिसने बेचा है उसका नाम। तो यहां पर हमने सुमंत से ये कहा कि सुमंत हम आपको पे करेंगे, किस तरह से? हम आपको देंगे इक्विटी शेयर्स, और वो इक्विटी शेयर्स भी देंगे प्रीमियम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंपनी एक्वायर्ड द रनिंग बिजनेस ऑफ सुमंत फॉर ए consideration of 5,50,000 payable by issue of equity shares at a premium of 10%। अब यहां पर हमने उसको ये भी कहा है कि हम जो आपको शेयर देंगे वो 10% प्रीमियम पे देंगे। तो मेरे साथ अमित जी भी हैं, अमित जी मुझे एंट्री बताएंगे। अमित जी बताइए क्या एंट्री पास करी है नेक्स्ट? सर इसकी एंट्री हो जाएगी सुमंत अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सही बताया, सुमंत डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट भी बता दीजिए सर। शेयर कैपिटल में आ रहा है 5 लाख एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आ रहा है 50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और अमाउंट जो है वो 5,50,000 देना है हमने, तो 5,50,000 है। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना बताया आपने? सर 5 लाख। 5 लाख, ठीक बताया आपने। और 50,000 प्रीमियम का अमाउंट। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए यहां पर क्या होता है, इस जगह पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देने की जरूरत रहती है, वो मैं आपको समझाता हूं एक बार। शेयर कितने का था? 10 रुपीज का शेयर है, इक्विटी शेयर 10 के हैं और 10% प्रीमियम है। तो यहां पर सबसे पहले हमें ना नंबर ऑफ शेयर्स पता करने की जरूरत रहती है। जैसे 5,50,000 रुपीज हमने पे करना है, तो सारे जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूं गलती क्या करते हैं। वो प्रीमियम जो है इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जो अमाउंट देना है 5,50,000 का, इसके ऊपर प्रीमियम नहीं कैलकुलेट होगा। एक्चुअली जितना शेयर इश्यू कर रहे हो उसके ऊपर प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो ऐसे में जो बेस्ट वे रहता है कि आप हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू होंगे वो पता करें। तो यहाँ पर 10 का शेयर है बट वो 11 रुपीज में देंगे, तो हमको ये देखना है कि 5,50,000 रुपीज के अंदर 11 रुपीज के रेट से कितने शेयर इश्यू होंगे। तो 11 5 जा 55, और यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 50,000 शेयर इश्यू होंगे। या तो इससे हमें यहाँ पर क्या पता चला कि जो शेयर इश्यू होने वो 50,000 होने इश्यू,
तो हमने यहाँ पे 50,000 इंटू 10 5 लाख लिखा और 50,000 इंटू 1 प्रीमियम का अमाउंट लिखा और इस तरीके से ये आपका 5 लाख एंड 50,000 रुपीज का अमाउंट आया। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पूरे एक सीरीज पूरी एक क्लास में डिस्कस करनी है और हम लोग इसको डिबेंचर के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलके। यहाँ पर हमने एक और तरह से भी शेयर इश्यू किए और वो इश्यू किए हमने प्रमोटर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई पैसे नहीं ले रहे, उसने सारा काम किया, उसने मेहनत करी, उसने मेमोरेंडम बनाया, उसने कंपनी को फॉर्म किया, उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट कराए, बहुत सारा उसके जेब से भी पैसा खर्च हुआ होता है, तो उसके बदले में जो उसकी सर्विसेज हैं उसके बदले में जो सर्विसेज हैं उसके रेम्युनरेशन हम लोग पे करते हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहे थे? यहाँ पे देव कर रहे थे। देखिए लिखा हुआ है देव द प्रमोटर ऑफ द कंपनी मेड एफर्ट्स टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। तो ये जो देव को पेमेंट करना है, हमने पेमेंट कितना करना है? 25,000 रुपीज का पेमेंट करना है और हमने ये बोला कि 25,000 के बदले में क्या जो आपको रुपए नहीं देंगे, इसके बदले में वी विल इशू इक्विटी शेयर्स एट पार, हम आपको इक्विटी शेयर्स देंगे पार पे। अब 25,000 रुपीज के यानी कि शेयर्स देने हैं और बदले में हमें क्या है कि जो उसने काम किए हैं उन्होंने उनके बदले में दे रहे हैं। अब ये जो काम करने के बदले में जो शेयर इश्यू किए जाते हैं इसको दो नाम से लिखा जाता है। कुछ भी आप नाम यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता है और बेटर रहेगा जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो दोनों नेम यूज कर दें। पहला तो ये कि ये जो पेमेंट कर रहे हैं हम 25,000 रुपीज को, इसको हम लोग कहते हैं जी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कह लें, यानी कि हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया, इनकॉर्पोरेट करने की कॉस्ट का ये पार्ट है। दूसरा इसको हम गुडविल वर्ड भी लिख सकते हैं कि ये जो तैयार किया गया है इसको हम गुडविल नाम से भी लिखते हैं और गुडविल नाम क्यों यूज करते हैं ये हम आगे किसी समय डिस्कस करेंगे। तो दोनों नाम यूज कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं है और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों वर्ड ऑब्लिक करके लिख दें। तो चलिए मैं एंट्री आपको बताता हूं कि कैसे आपने लिखनी है। आपने लिखना है कि हमने इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट पे कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या ऑब्लिक गुडविल भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक वर्ड भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, पर बेटर है कि दोनों लिखें। आप टीचर को आप बताएं कि मुझे पता है। और ये किसको देना है जी? हमने प्रमोटर्स को। ये हमारी एंट्री होती है टू प्रमोटर्स, पर हमें प्रमोटर का नाम पता है तो इसलिए हम प्रमोटर नहीं लिखेंगे, हम लोग प्रमोटर की जगह पर उसका नाम लिख देंगे और नाम क्या था उसका? देव। तो हम लोग नाम लिख दें। मैं ये ओवरराइट करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए बात। अगर नाम नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर क्या करते? हम यहाँ पे प्रमोटर्स वर्ड लिखते। अब प्रमोटर का नाम दिया हुआ तो इसलिए हमने नाम लिख दिया। तो ये हो जाएगा जी 25,000। इनको हम शेयर्स जो है वो पार पे इश्यू कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर शेयर इश्यू कर रहे हैं किसको इश्यू कर रहे हैं? प्रमोटर्स को। तो हमारी एंट्री क्या होती है? अगली एंट्री हमारी एंट्री तो होती है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर। वर्ड लिखना गलत होगा, अब हमेशा पूरा वर्ड लिखना है, पूरा टर्म लिखना है। शेयर कैपिटल, कैपिटल वर्ड जरूर आना चाहिए। अगर आपने सिर्फ शेयर लिख दिया तो ये गलत होगा। और यहाँ पर क्या है, हमें इस जगह पे प्रमोटर की जगह पर क्या वर्ड यूज करना चाहिए? जो प्रमोटर का नाम है। और कितने रुपए के शेयर्स दिए हमने? 25,000 रुपीज के। ये हमने यहाँ पे लिख दिया 25,000। ये एंट्रीज आपकी थी दोनों की दोनों फॉर अदर देन कैश। अब इसके अलावा कभी कभी क्या और थोड़ा सा पार्ट ये हो सकता है कि भाई हमने जो है एक मशीन खरीदी या कोई लैंड खरीदी, या यहाँ पर तो हमने पूरा बिजनेस खरीद लिया था। तो बिजनेस खरीदने में इतनी सारी एसेट्स लायबिलिटीज मिली, और ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा बिजनेस लें। कोई किसी से हम लैंड खरीद रहे थे अपनी फैक्ट्री के लिए, तो लैंड के बदले में हमने उसको शेयर इश्यू कर दिए। तो वो वहां पर सिर्फ एक एंट्री इतनी सी हो जाएगी भाई, इसी एंट्री को छोटा करके लिख दिया जाएगा। लैंड अकाउंट डेबिट टू जो है जो भी सेलर होता है उसको वेंडर कहते हैं, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट हो जाता है, और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू कर रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो इसी का ही छोटा फॉर्म भी हो सकता है। उसमें क्या है, हमने एक एसेट खरीद रहे हैं या दो एसेट खरीद रहे हैं किसी से, उसको उसका पेमेंट कर दे रहे हैं शेयर से।
नाम नहीं दिया होगा, जैसे यहाँ पे प्रोमोटर्स के नाम नहीं दिए तो हमने वहां पे प्रोमोटर्स वर्ड यूज करना है। और इसी तरीके से अगर हम किसी से कुछ एसेट खरीद रहे हैं, उसका नाम नहीं दिया, तो हम लोग का जो कॉमन जो वर्ड यूज यहाँ पर करते हैं हम क्वेश्चंस में, उसको हम वेंडर लिखते हैं, VENDOR। वेंडर मीन्स विक्रेता यानी कि सेलर। अब हमें इसकी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आपने जो यहां पर नोटिस किया, जो बैलेंस शीट से रिलेटेड चीजें हैं वो आपके कौन कौन सी हैं। देखिए, बैलेंस शीट से रिलेटेड आपके जो चीजें हैं ये सारी आपके पास एसेट्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारी चीजों को भी आपने वहां पे लिखना है। पर अगर आप ध्यान दें, आपसे केवल इतनी बात कही गई है कि केवल आप शेयर होल्डर्स फंड के बारे में बताएं, तो इसका मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हमें क्या करना है, सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड के बारे में बताना है। तो आइए हम पहले शेयर होल्डर्स फंड पे एम्फेसिस है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो कंपनी की पूरी बैलेंस शीट नहीं है, फिर भी हम इसमें एक दो क्वेश्चन करेंगे, ताकि कुछ अलग से वो बैलेंस करने को बोल देते हैं या कुछ पार्ट इससे रिलेटेड पूछ लें तो वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ अभी शेयर होल्डर्स फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में इनफैक्ट में जो बैलेंस शीट है वो केवल शेयर और डिबेंचर से रिलेटेड है। अब देखिए, सबसे पहले हमें आपको याद कराना है कि आप सबसे पहले जो है एक नोट टू अकाउंट तैयार करते हो, और उस नोट टू अकाउंट के अंदर आप सारे डिटेल्स बताते हो। तो शेयर होल्डर्स फंड आपने बताना है। शेयर होल्डर्स फंड की बजाय हम यहाँ पे टर्म यूज कर लेते हैं पहले जो हमें चाहिए, और इसके लिए हम एक नोट बनाएंगे। तो मैंने हेडिंग लिख दी यहाँ पे, नोट नंबर। ये जो है आपका नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। नोट नंबर 1 ले लेते हैं, और ये हमारे लिए हेडिंग है। बैलेंस शीट में देखिए आप कैसे लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल। तो इस समय हम जो है पहले शेयर कैपिटल की वर्किंग करने जा रहे हैं, तो इसलिए शेयर कैपिटल के आगे मैंने वर्किंग लिख दी, वर्किंग नोट नंबर लिख दिया यानी कि। तो शेयर कैपिटल, यहां पर आप करंट ईयर का जो भी ईयर होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर लिख दें, ये पलट के भी लिख सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स, इससे कोई फर्क नहीं है। कौन सा ईयर है, आप कौन सी ईयर की बना रहे हो वो आप लिखोगे यहाँ पर। शेयर कैपिटल को अंडरलाइन करते हैं, और सबसे पहले इसके अंदर हम एक हेडिंग लिखते हैं, और उस हेडिंग को कहते हैं हम ऑथोराइज्ड कैपिटल। आपको लिखना होता है कि कितना आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल है यहाँ पर, और ऑथराइज्ड कैपिटल को अंडरलाइन हम कर देते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल में सबसे पहली लाइन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, was registered with an authorized capital of 20 lakh rupees divided into equity share of 10 each। तो यहाँ पर 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 हम इशू कर सकते हैं, और वो भी इक्विटी शेयर्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 20 लाख रुपीस। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हम टोटल कर देंगे, और आपको ये याद भी आ जाएगा कि ये जो है सिर्फ शो करने के लिए है
हमने यहाँ पर सिर्फ शो करना है, इसको बैलेंस शीट में यूज नहीं करना है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं। इसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक और पार्ट शो करना होता है। ये भी शो करने के लिए ये केवल बैलेंस शीट में नहीं यूज करना है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, आपको याद आ जाएगा। ऑथराइज कैपिटल के बाद हम लोग लिखते हैं इशूड कैपिटल। आपको याद करा देता हूं साथ के साथ। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है कि वो कैपिटल जितने रुपए तक के आप शेयर इशू करने की परमिशन रखते हैं। जब आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया था तो उसके अंदर कैपिटल क्लॉज में आपने जो कैपिटल मेंशन किया हुआ है उससे आप ऑथराइज किए गए हैं उतने रुपए तक के, वो आपका ऑथराइज कैपिटल है। और ये सिर्फ शो करने के लिए, ये बैलेंस शीट में टोटलिंग में नहीं यूज किया जाता। क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने कितने शेयर इशू किए हैं। यहां पर हम लोगों ने 25,000 रुपीज के शेयर इशू किए हैं। एक तो हमने देव को, यानी कि अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 2500 शेयर इशू किए हैं। और यहां पर अगर आपको ध्यान हो कि 5,50,000 के शेयर इशू नहीं किए थे, मैं आपको जर्नल भी चेक कराता हूं, हम लोगों ने इनको 50,000 शेयर इशू किए थे और हमने ये कैलकुलेशन भी करी थी। ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको। 5,50,000 के अंदर 11 रुपीज के रेट से 50,000 शेयर इश्यू किए थे। ये देखिए 50,000 10 रुपीज वाले। तो कुल मिला के हम लोगों ने शेयर इश्यू कितने किए हैं? 50,000 पे शेयर दिए सुमंत को और 2,500 शेयर दिए हमने इनको, जो दूसरे हैं क्या नाम, प्रमोटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 52,500 शेयर इशूड हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, तो ये हो जाएगा 52500, यानी कि 5,25,000। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो है, जिसकी और वजह है बताने की आपको, वो ये वजह है कि देखिए यहाँ पर आपको ये मेंशन जरूर करना होता है कि ये शेयर कैसे इशू किए गए हैं। ये अदर देन कैश इशू किए गए हैं, तो ये आपको वहां पे क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पे ब्रैकेट में आप बताएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 2,500 इक्विटी शेयर्स are issued to promoters फिर आपने आगे भी बताना है 50,000 शेयर आपने किसको इश्यू किए, ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा वहां पे। 50,000 इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर परचेज कंसिडरेशन of business। फिर आगे एक जो लैंग्वेज आपको सीखनी है, इसके आगे लिखना है फॉर कंसिडरेशन, ये लैंग्वेज आपको समझनी है। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश
अदर देन कैश। लैंग्वेज अगर आप भूल जाते हैं परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको टोटल कर देना है। और आपको पता है ये कि इतना पार्ट जो है हमने सारे के सारा ये पार्ट सिर्फ शो करने के लिए लिखना है, और बैलेंस शीट में जो पार्ट है ना वो तो हमने आगे का पार्ट है। तो बैलेंस शीट में हमने केवल जो है यहां से इसके आगे से शुरू करना है लिखना। ये टोटल हो गया। इसके बाद हमारी एडिंग जो होती है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि जो हमारे शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, जो जमा हुए हैं, जिसमें पैसा, इसके अंदर भी एक हेडिंग होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और क्या वर्ड यूज करते हैं बताइए? फुल्ली पेड। सब्सक्राइब कैपिटल एंड पहले हेडिंग होती है फुल्ली पेड अप, और दूसरी हेडिंग क्या होती है स्वाति? सब्सक्राइब एंड फुल्ली नॉट पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट वर्ड लगता है, नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग होती है। अब देखिए यहां पर क्या है, कितने शेयर हमने जो इशू किए हैं, सारे के सारे शेयर तो हमने इशू किए हैं, कोई पेमेंट वाली बात ही नहीं है, तो सारे के सारे जो है वो फुल्ली पेड अप हैं। तो हमने यहाँ पे फुल्ली पेड अप ही वर्ड लिखना है, और ये हो जाएगा हमारा 50। यहाँ पर लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे कितने शेयर्स हैं हमारे, 52,500 शेयर्स, बल्कि इक्विटी शेयर्स लिखना चाहिए। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 5,25,000, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे। यहाँ पर लेके आ जाता हूं मैं, नॉट फुल्ली पेड अप में नील था, और इस जगह पर आपका टोटल आ गया 5,25,000। देखिए नोटिस करिए यहाँ पर अमित जी, उन्होंने हमसे शेयर कैपिटल पूछा है या शेयर होल्डर्स फंड पूछा। तो देखिए हमने जो अभी कैलकुलेशन करी है वो शेयर कैपिटल की करी है। शेयर कैपिटल के अलावा आप वापस बैलेंस शीट में चल के देखेंगे कि शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ये पार्ट आता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करिए, और हमें अभी शेयर होल्डर फंड पे अगर हम चलते हैं तो देखिए शेयर होल्डर फंड के अंदर तो आपके 2 हेडिंग आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि हमें रिजर्व एंड सरप्लस के भी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हमने क्या करा, अगला नोट नंबर दे दिया, एक नोट और बनेगा, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 के अंदर जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे लिखे जाएंगे। तो अगला जो है नोट नंबर 2 बना रहे हैं। नोट नंबर 2 में हमारी हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस। अब सोच रहे होगे आपके रिजर्व एंड सरप्लस क्यों बनाया? देखिए हमारे पास एक रिजर्व भी है। यहाँ पर जो शेयर्स के क्वेश्चन में है, हमारे 2 तरह के रिजर्व्स जो होते हैं वो अक्सर यहाँ पर आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या लिखने हैं, सारे रिजर्व्स के नाम लिखने हैं, जितने भी रिजर्व्स पड़े हैं, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, जो भी रिजर्व्स हैं सब रिजर्व्स यहाँ लिखने हैं। तो आपके पास एक रिजर्व क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है आपके पास। क्यों है? क्योंकि आपने अभी कुछ शेयर्स ऐसे थे
जो आपने प्रीमियम पे इश्यू किए थे, किनको? बिजनेस जब खरीदा था तो आपने 5 लाख रुपीस के शेयर्स जो थे उसमें 10% का प्रीमियम लिया 50,000, और इस तरह से 5,50,000 का जो है वो पूरा प्रोसेस उसका क्लियर किया था, उसका कंस्टिट्यूशन क्लियर किया था। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में भी आपके 50,000 रुपीस पड़े हुए हैं। और जो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं, जब आप शेयर फॉरफिट करते हो, आज हम ऐसा क्वेश्चन एक और करेंगे भी, जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिट करते समय हमारे पास क्या होता है? कैपिटल रिजर्व आता है। तो कैपिटल रिजर्व का भी अगर कोई अमाउंट है, इसमें तो कोई फॉरफिट किए नहीं तो वो भी लिखते हैं हम। तो तरह तरह के जितने भी रिजर्व होंगे उन सबको टोटल करना है, पर इसमें जो बैलेंस शीट आपकी बनती है वहां पर आपके क्या होते हैं कि 2 रिजर्व तो आते ही हैं। एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया और दूसरा आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप बताओगे इस तरीके से, यहाँ पे तो कैपिटल रिजर्व है नहीं, तो ये टोटल किया 50,000। ये आपके नोट्स हैं, नोट्स टू अकाउंट हैं। अब हम अपनी बैलेंस शीट में चलेंगे और इन फिगर्स को मेंशन करेंगे। बैलेंस शीट में आप लिखोगे जी शेयर कैपिटल है आपका 5,25,000, रिजर्व एंड सरप्लस में है आपके पास 50,000। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व हैं, तो आप सीधा नोट नंबर 2 पे जाएं। नोट नंबर 2 में इसकी डिटेल्स दी हुई है। फिर अगर हम बात करते हैं कि शेयर कैपिटल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप शेयर कैपिटल में उसकी डिटेल्स देख लीजिए। और इतना ही पार्ट हमने यहाँ पे मेंशन करना है। ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड पूरा हो गया। अगर वो शेयर कैपिटल बोलता तो केवल हम 5,25,000 नोट नंबर 1 बनाते। अब क्योंकि उसने बोला शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, तो इसलिए हमने पूरा आगे का पार्ट भी किया। देखिए, एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है हमारे पास, अक्सर ये प्रॉब्लम मैं देखता भी हूँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कभी कभी गलती करते हैं, कई बार वॉर करने के बावजूद भी। देखिए, हमें जितना जरूरी पार्ट है एग्जाम में उतना ही करना है। अभी अगर नोट नंबर 2 आपने बनाया, अगर आप इसको ज्यादा भी करके दिखा देते हो और अगर आपसे वो नहीं पूछता है तो वो बेकार है आपके लिए, उसके कोई नंबर थोड़ी ना मिलने हैं। पर उसका एक नुकसान ये हो गया, आप अच्छे स्टूडेंट तो ठीक है साबित हुए, पर नुकसान क्या हुआ कि आपका पेपर पूरा नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें केवल उतना पार्ट ही करना है जितना पार्ट हमसे पूछा जाए। हमने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें केवल शेयर कैपिटल कैलकुलेट किया था। अब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें उसने बोला शेयर होल्डर्स फंड। तो स्पेशली आपको ये मैं हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ कि ये भी भाषा देखनी है कि इतना पार्ट पूछ रहा है या पूरा पार्ट पूछ रहा है। पता चला आपने पूरा नहीं किया तो आपके नंबर कट गए, आपने शेयर कैपिटल लिख दिया, तो आपको पता है जरा से काम के लिए आपके नंबर भी कट सकते हैं। और अगर आपसे नहीं पूछा गया और आपने ज्यादा कर दिया तो भाई आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपका पेपर छूटेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और एक बात और भी है मुझे बतानी है आपको, वो ये है कि देखिए ये जो हमने ब्लैक से लिखा हुआ है यहाँ पर डिटेल्स इशूड में, यहाँ पर कि 2,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, प्रोमोटर्स को 50,000 इक्विटी शेयर्स किए हैं फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, तो हमने यहाँ बताया है। अब ये पार्ट को इनफैक्ट में जब हम सब्सक्राइब कैपिटल लिख रहे हैं ना, वहां पर भी लिखना होता है। तो ये आपको देखना है, अगर आपके पास टाइम बच जाता है और आप पहले से कर लेते हो तो इस जगह पर आपको यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ के रखनी है और इस लैंग्वेज को फिर से लिख के बताना है। सेम ऊपर से इसी पार्ट को कॉपी किया जाता है इस जगह पर। देखिए, हमें यहाँ पर किस लिए मैंने इसको पहले नहीं लिखा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टाइम मैनेजमेंट भी आपको लेके चलना है।